नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें पीडब्ल्यू की तरफ से, लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए अपने इकोनॉमी के 160 सीरीज में आज हम चर्चा करते हैं नेशनल इनकम पर। समझेंगे कि नेशनल इनकम का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इससे जुड़ी कौन सी अवधारणाएं आपके काम की है, जो आपको जाननी है, आपको परीक्षा में तैयार करके जाना है। तो सबसे पहले हम नेशनल इनकम की एक परिभाषा को ही समझ लेते हैं। देखो, कहा जाता है कि किसी भी देश में एक वर्ष का संदर्भ यहां 1 फाइनेंशियल ईयर से है, किसी भी देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसके कुल मूल्य को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। या इसे यूं कह लीजिए कि किसी भी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जब उसको हम पैसे में मेजरमेंट कर देते हैं, तो जितने पैसे का वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, वही उस देश की राष्ट्रीय आय हो गई, नेशनल इनकम हो गई। जैसे मान लो अपने देश ने पिछले एक वर्षों में इतनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया है कि उसका कुल मूल्य 100 रुपए हुआ, तो देश की राष्ट्रीय आय कितनी हो गई? 100 रुपए हो गई। यही एक मोटी मोटी परिभाषा है राष्ट्रीय आय की। अगर इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें, एक शब्द और दे दें, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एक देश एक वर्ष में जितनी आर्थिक क्रियाएं करता है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, उस आर्थिक क्रियाओं से जो भी उसे आय प्राप्त होती है, यानी जो भी आय अर्जित करता है, उस आय की कुल मात्रा को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। दोनों एक ही बात हुई, घुमा फिरा के कहा गया है। जैसे यह परिभाषा कह रही है कि एक देश एक साल में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है तो उससे इनकम प्राप्त होती होगी, तो पूरी आर्थिक क्रियाओं से जो भी इनकम प्राप्त होती है, उसे ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। मान लो हमारे देश ने पिछले एक साल में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, उससे कुल 100 रुपए प्राप्त हुए, तो 100 रुपए हमारी क्या हो गई? नेशनल इनकम हो गई। अब ये दोनों परिभाषाएं एक ही हैं। कैसे? यहां कहा जा रहा है कि देश वर्ष भर में जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है, उससे जो आय प्राप्त होती है, उसे नेशनल इनकम करते हैं। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। जो भी देश आर्थिक क्रियाएं करेगा, तो आर्थिक क्रियाओं में करेगा क्या? आर्थिक क्रियाओं में हमेशा वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा, और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा तो उसकी एक प्राइस होगी, उसकी एक कीमत होगी, और जो वो कीमत होगी वही अर्जित आय होगी, और जो अर्जित आय होगी वही नेशनल इनकम होगी। यानी दोनों बातें एक ही हैं, अलग अलग तरीके से कही गई हैं। तो एक तरीके से अगर कहो तो सीधी बात यह निकलती है, किसी देश द्वारा या किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसके कुल मूल्य को उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि एक देश एक वर्ष में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं करता है, जो भी उससे इनकम प्राप्त होती है, उन आर्थिक क्रियाओं से उस प्राप्त इनकम को उस देश की नेशनल इनकम बोलते हैं, उस देश की राष्ट्रीय आय बोलते हैं। यह हो गई एक परिभाषा। अब राष्ट्रीय आय नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हमें कई चीजों को समझना होगा। जैसे जब भी हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं तो उसके कई तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका है, सर्वप्रचलित तरीका है, पूरी दुनिया का हर देश जिस तरीका का इस्तेमाल करता है, उसे कहते हैं जीडीपी वाला तरीका। यानी सबसे पहले अगर हमें राष्ट्रीय आय को मापना है तो हमें जीडीपी की गणना करनी होगी। तो जब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, तो हमें सबसे पहले क्या समझना होगा? हमें जीडीपी समझना होगा, सकल घरेलू उत्पाद समझना होगा। तो आइए बात करते हैं जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं। कहा गया है कि क्या है जीडीपी? तो जीडीपी और कुछ नहीं है। होता क्या है, जीडीपी एक वर्ष में देश की सीमा के भीतर, यहां जब देश की सीमा की बात हो रही है तो देश की आर्थिक सीमा की बात हो रही है,
तो कहा जाता है कोई देश अपनी आर्थिक सीमा के भीतर एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और जितनी भी सेवाओं का उत्पादन करता है उसके कुल मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कुछ बात हम यूं कहें कि यह अपना देश है, यह अच्छा वाला देश बनाते हैं, महान देश है अपना, ठीक। मान लीजिए अपना देश है, ठीक। इस देश की ये सीमा है, आर्थिक सीमा है। अब देखो इस देश में प्रोडक्शन हो रहा है, किसका? गुड्स का प्लस सर्विसेज का, वस्तुओं का और सेवाओं का। इन जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका कोई मूल्य तो होगा। और किस मूल्य की बात कर रहे हैं? अंतिम मूल्य की बात कर रहे हैं। उपभोक्ता के हाथों में कितने बिकता है उसकी बात कर रहे हैं। यानी जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है वह उत्पादन कितने पैसे का कर रहा है, अर्थात उत्पादन का मूल्य कितना है, उसी को उस देश की हम कहते हैं जीडीपी। मान लीजिए अपना भारत अपनी सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन कर रहा है वह 100 रुपये का कर रहा है, अर्थात जितनी वस्तुओं और सेवाओं का इसने उत्पादन किया उसका मूल्य कितना है? 100 रुपये है। तो देश की जीडीपी कितनी हो जाएगी? 100 रुपये हो जाएगी। बात नंबर 1। तो सीधी सी परिभाषा, देश की आर्थिक सीमा के भीतर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के अंतिम मूल्य को, यानी उपभोक्ता के हाथ में कितनी में बिक रही हैं, उन सबको क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। बात नंबर 1। अब यहां हम एक बात और समझेंगे। जीडीपी में कहा गया है कि देश की आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादन होना चाहिए। उत्पादन कौन कर रहा है यह जरूरी नहीं है, उत्पादन कहां होना चाहिए यह जरूरी है। जैसे मान लीजिए अपने देश में, यह अपना देश है, मान लीजिए अपने देश में, मैप पर मत जाना, मैं ऐसे प्रतीकात्मक मैप बनाता हूं, मत कहना मैप सही गलत है, ऐसे मैं समझाने के लिए बनाता हूं, ठीक ना। यह अपना देश है, मान लीजिए कोई देश की कंपनी है, जैसे हम कहते हैं टाटा, टाटा देश की कंपनी है, या कोई विदेशी कंपनी है, जैसे मान लीजिए सैमसंग, सैमसंग या विदेशी कंपनी है। या टाटा भी ढेर सारी गुड्स का भी उत्पादन करती है प्लस सर्विसेज का उत्पादन भी करती है। अरे भाई नौकरी देती है ना अपने यहां, तो वस्तु बनाती है तो वो गुड्स हो गया, और कंपनियों में जो नौकरियां देती है वो सेवाएं हो गई। तो ये टाटा भी ढेर सारी गुड्स और सर्विस का उत्पादन करती है, सैमसंग भी ढेर सारे गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन करती है। अब इन दोनों की अंतिम मूल्य निकाला जाता है, यानी उपभोक्ता के हाथ में इनका सामान कितने का बिका और इन्होंने कर्मचारियों के हाथ में तनख्वाह कितनी दी। तो इन्होंने जो भी प्रोडक्शन किया है कितने पैसे का किया है, कितने पैसे का किया है, अर्थात हम इसी को बात को कह दे कि जो भी प्रोडक्शन किया है उसका अंतिम मूल्य क्या है, उसका अंतिम मूल्य क्या है। जो भी अंतिम मूल्य होगा वह जीडीपी कहलाएगा। अब यही एक बात समझने वाली है, यानी जीडीपी में चाहे देश का व्यक्ति उत्पादन कर रहा हो चाहे विदेशी व्यक्ति उत्पादन कर रहा हो, जीडीपी में काउंट होता है। अगर उत्पादन देश की सीमा के भीतर हो रहा हो तो, देश की आर्थिक सीमा के भीतर हो रहा हो तो, यानी हम कह सकते हैं कि जीडीपी में मायने यह रखता है कि उत्पादन कहां हो रहा है, उत्पादन कहां हो रहा है। यह मायने नहीं रखता है कि उत्पादन कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, यह मायने नहीं रखता है। ऐसी बात नहीं है देश की कंपनी उत्पादन करेगी तो उसे जीडीपी में जोड़ा जाएगा और विदेशी करेगी तो नहीं जोड़ा जाएगा, नहीं, यह गलत है। जीडीपी कहती है कि हम भूगोल संबंधित अवधारणाएं हैं, हम सिर्फ इस बात पर ध्यान रखते हैं कि उत्पादन कहां हो रहा है। अगर हमारे देश में हो रहा है तो हमारी जीडीपी है, चाहे देश का नागरिक कर रहा हो या विदेशी कर रहा हो।
यानी कुल मिलाजुला करके अगर हम जीडीपी के कॉन्सेप्ट को लाए तो हम कह सकते हैं कि चाहे नागरिक या विदेशी कोई भी हो, यदि ये दोनों मिलकर के देश में क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन किसका कर रहे हैं? गुड्स और सर्विसेज का, वस्तुओं और सेवाओं का। ठीक, इस जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, इस उत्पादन का जो अंतिम मूल्य है, यह अंतिम मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। बात यहां आकर के टिक गई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जीडीपी एकदम समझ में आ गई, एकदम याद हो गई। बड़ी सरल और सहज परिभाषा है। तो आइए चलते हैं आपके पीडीएफ पर। तो यही बात यहां लिखी गई है कि उत्पादन देश में होना चाहिए, यही जरूरी है। जीडीपी में काउंट होने के लिए उत्पादन देश में होना चाहिए, यह जरूरी है। उत्पादन कौन कर रहा है यह जरूरी नहीं है। चाहे कंपनी कोई विदेशी हो या देश की कंपनी हो, देश के नागरिक हो, दोनों द्वारा किए गए उत्पादनों को जीडीपी में शामिल किया जाता है। और जब जीडीपी में उत्पादनों का मूल्य निकालते हैं तो हमें अंतिम वस्तुओं का मूल्य ही जीडीपी में शामिल होता है। तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए जब भी जीडीपी में शामिल किया जाएगा, तो सपोज दैट ये पेन है, तो इस पेन के बनने में इंक कहीं और बनी होगी, निब कहीं और बनी होगी, प्लास्टिक कहीं और बना होगा। लेकिन जब और फिर उनसे पेन बना दी जाएगी, तो जब जीडीपी में काउंट करेंगे तो हम पेन का अंतिम मूल्य काउंट करेंगे कि ये 15 रुपए की पेन हो गई, यह हमारी जीडीपी है। इसमें जो अलग अलग पार्ट लगे हैं, अलग अलग उनका मूल्य है, उनका नहीं काउंट करेंगे, नहीं डबल हो जाएगा। समझ में आ गई बात ने? तो अंतिम वस्तुओं का, यानी जो वस्तुएं सीधे उपभोक्ता के हाथ में पहुंचती हैं, उनके बनने के पहले उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगा है, उनका अलग अलग क्या मूल्य है, उसको नहीं काउंट करते हैं। अंतिम वस्तु का जो सीधे उपभोक्ता के हाथ में पहुंचती है, वह कितने की है, उसके मूल्य को जीडीपी में काउंट करते हैं। तो ये रही बात जीडीपी की परिभाषा की, जीडीपी की डिफिनेशन की। अब यह जो जीडीपी हम मापते हैं, इसके मापने की कई विधियां हैं, कई तरीके हैं। तो जीडीपी मापने की जो विधियां, उसमें 3 विधियां हैं। एक है प्रोडक्ट मेथड, उत्पाद विधि। दूसरा है इनकम मेथड, आय विधि। तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि। यानी 3 तरीके से हम जीडीपी को मापते हैं। यह भी बहुत आसान है, अभी 1 मिनट में समझा दे रहा हूं। जैसे पहला जो है उत्पाद विधि, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। होता क्या है, इस मेथड में हम करते क्या है कि एक वर्ष में देश के जितने भी उद्योग हैं, उनमें उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य हम जोड़ लेते हैं। यानी उद्योगों ने जितने लोगों को नौकरियां दी और जितने वस्तुओं और का उत्पादन किया, नौकरियां मतलब सेवाएं, अर्थात हम कह सकते हैं कि देश में एक साल में जितने पैसे का उत्पादन हुआ, चाहे वस्तु का उत्पादन हो चाहे सेवा का उत्पादन हो, जब उसको पैसे में तब्दील करते हैं, पैसे में काउंट कर लेते हैं, तो वही जीडीपी हो जाती है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट मेथड, उत्पाद विधि। दूसरा है इनकम मेथड। इसमें कहा जाता है, देखो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें कहा जाता है कि देश के जो लोग एक वर्ष में जीडीपी उत्पादित करते हैं, जाहिर सी बात है जो भी उत्पादन होता होगा उससे आय तो प्राप्त होती होगी, चाहे उन्हें मजदूरी के रूप में मिले, चाहे वेतन के रूप में मिले, चाहे लाभ के रूप में मिले, चाहे पारिश्रमिक के रूप में मिले, चाहे ब्याज के रूप में मिले, जैसे ही मिले। यानी देश के जो लोग जब जीडीपी का उत्पादन करते हैं, तो उस जीडीपी के बदले उनको जो आय प्राप्त होती है, हम क्या करते हैं, उस आय का कैलकुलेशन कर लेते हैं। यानी देश के जो भी जीडीपी उत्पादन हुई, जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ, उस उत्पादन के बदले देश के वे लोग जो उत्पादन प्रक्रिया में सीधे शामिल थे, उनको कितनी इनकम प्राप्त हुई। जब उनकी सिर्फ इनकम को हम जोड़ देते हैं तो उससे भी जीडीपी निकल आती है, और तीनों करीब करीब समान ही बैठती है। तीनों करीब करीब समान ही बैठती है। यहां क्या कह रहे हैं कि उद्योगों में जितने का उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए किसी उद्योग ने जो गुड्स और सर्विस का उत्पादन किया है, मान लीजिए किसी उद्योग ने जो गुड्स
प्लस सर्विसेज, सर्विस का उत्पादन किया है, इस उत्पादन को मार्केट में लेकर के गया तो 100 रुपये मिला, तो यह 100 रुपये क्या हो जाएगी उसकी जीडीपी। यह है प्रोडक्ट मेथड। दूसरा है इनकम मेथड। ठीक, इनकम मेथड कह रहा है कि किसी भी देश में जितनी गुड्स प्लस सर्विस का उत्पादन हुआ, इस गुड्स और सर्विस का उत्पादन आखिर उस देश के नागरिकों ने ही तो किया, लोगों ने ही तो किया। तो इस उत्पादन के बदले इनको कितनी इनकम हुई, इनको जो इनकम हुई उसका जब पैसे में मूल्य निकालते हैं, उस इनकम की जब वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसे हम कहते हैं जीडीपी। अब मान लीजिए गुड्स और सर्विस के उत्पादन में इनको 100 रुपए की इनकम हो गई, इनको कितने की इनकम हो गई 100 रुपए, तो 100 रुपए इसका जीडीपी हो जाएगा। बस कान को घुमा फिरा के पकड़ा जा रहा है, सबकी वैल्यू एक ही निकलती है। तरीके अलग अलग हैं तो हम पढ़ा रहे हैं। यानी जो दूसरा तरीका है उत्पादन मेथड में, प्रोडक्शन मेथड में, उसमें भी बात वही है। इसमें सिर्फ इसमें यह कहा जाता है कि एक वर्ष में जीडीपी के उत्पादन में जो आय प्राप्त हुई उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जीडीपी मानते हैं। और जब इस प्राप्त आय के आधार पर हम जीडीपी की गणना करते हैं तो उसे ही कहते हैं जीडीपी मेजरमेंट का इनकम मेथड। जब हम इनकम की गणना करते हैं तो इसमें मजदूरी के रूप में किसी को इनकम मिली होगी, सैलरी के रूप में किसी को इनकम मिली होगी, किराए के रूप में किसी को इनकम मिली होगी, ब्याज के रूप में किसी को इनकम मिली होगी, प्रॉफिट के रूप में किसी को इनकम मिली होगी। यही सब इनकम के तरीके होते हैं। तो सभी प्रकार सभी तरीकों से प्राप्त इनकम को आपस में जोड़ देते हैं और वही जीडीपी का क्या हो जाता है, इनकम मेथड हो जाता है। तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक, एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें कहा जाता है कि एक देश ने जीडीपी का उत्पादन किया। जीडीपी मतलब वस्तु और सेवाएं, जीडीपी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक देश ने जीडीपी का उत्पादन किया यानी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया, और इसके लिए उसने कितना खर्च किया, कितना एक्सपेंडिचर किया। जितना खर्च किया उसे ही हम उस देश की जीडीपी मान लेते हैं और इस तरीके को हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। मान लीजिए किसी देश ने, कुछ इस तरह समझते हैं, मान लीजिए यह देश है, इस देश ने जो भी गुड्स प्लस सर्विसेज का उत्पादन किया और जो गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन किया इस पर कितना खर्च किया, इस उत्पादन पर जो खर्च, उस खर्च को हम पैसे में निकालते हैं तो उसे ही देश की क्या कह लेते हैं, जीडीपी कहते हैं। इसकी भी वैल्यू उतनी ही आती है। यानी यहां तरीका क्या अपनाते हैं कि उत्पादन में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ उस उत्पादन को प्राप्त करने में खर्च कितना किया, इसे ही हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड की गणना में कुछ खास बातें हैं, उसे हमें जाननी होगी। एग्जाम में सवाल पूछता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड थोड़ा टेढ़ा मेथड है, तो इसमें कुछ चीजों को शामिल किया जाता है, कुछ चीजों को नहीं शामिल किया जाता है। तो कई बार ये ट्रेंड देखा गया है एग्जाम का कि एक्सपेंडिचर मेथड में क्या शामिल किया जाता है, क्या नहीं शामिल किया जाता है, उससे यूपीएससी सवाल बनाती है। तो एक्सपेंडिचर मेथड थोड़ी सी जटिल है, कुछ चीजों को शामिल किया जाता है, कुछ चीजों को नहीं शामिल किया जाता है, उसको हम एक बार बता रहे हैं। तो अगर हम उसी को कह सकते हैं कि इसकी गणना में निम्न मदों को शामिल किया जाता है। और याद रखना कि जो भी हम YouTube पर क्लास लेते हैं इसकी पीडीएफ आपको दी जाती है। कुछ भी नहीं, उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल करके उसको आपको बार बार दोहराना है, इसलिए उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्योंकि आपने गौर किया होगा कि जो भी पीडीएफ हम देते हैं यह हमारा अपनी हाथ की लिखी हुई होती है, फिर उसको हम टाइप करते हैं, तैयार करवाते हैं। पहले हम किताबों को पढ़ते हैं, सरल सहज आसान भाषा में उसको प्रस्तुत करते हैं। कुल मिला जुला करके आपके लिए हम कुछ काम नहीं छोड़ते हैं, आपके लिए हम कुछ काम नहीं छोड़ते हैं। और इसे ही कहते हैं स्मार्ट स्टडीज, इसे ही कहते हैं हम स्मार्ट स्टडीज। समझ में आ रही है बात? आपको लिए कुछ काम नहीं, सब काम हम करके देंगे। बस हमसे जुड़े रहिए, हमसे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, पीडब्ल्यू का नाम रोशन की करते रहिए। समझ में आ गई बात? तो हम कह सकते हैं कि अर्थात जो भी एक साल में प्रोडक्शन कर रहे हैं
या वाला दिख नहीं रहा तो मिटा देते हैं। जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर हमने कितना खर्च किया, जब उस खर्च को हम इकट्ठा करते हैं तो उसे हम कहते हैं जीडीपी का एक्सपेंडिचर मेथड। अब इस जीडीपी के एक्सपेंडिचर मेथड में कहा जाता है कुछ मदों को शामिल किया जाता है, कुछ मदों को नहीं शामिल किया जाता है। तो हमने लिखा है कि इसकी गणना में निम्न मदों को शामिल किया जाता है। तो किन किन मदों को शामिल किया जाता है एक एक लाइन में बताता हूं, आपको याद करना आसान हो जाएगा। देखो, कहती है सरकार कि सेवाओं और टिकाऊ एवं गैर टिकाऊ वस्तुओं पर जो उपभोक्ता व्यय होता है, अर्थात एक कंज्यूमर जितनी भी सेवाओं को खरीदता है, डॉक्टर के यहां दिखाने गए तो फीस दिए, टीचर से पढ़ने गए तो फीस पेमेंट किए, नाई से बाल कटवाने गए सैलून में फीस पेमेंट किए, खाना खाने गए पेमेंट किए, ये क्या है? आपका उपभोक्ता व्यय है। आपने डॉक्टर की क्या खरीदी? सेवाएं खरीदी। टीचर की क्या खरीदी? सेवाएं खरीदी। आप सैलून में गए तो आपने क्या खरीदा? सेवाएं खरीदा गया। तो कई प्रकार की सेवाओं पर आप पैसा खर्च करते हैं उपभोक्ता, कई टिकाऊ वस्तुओं पर उपभोक्ता पैसा खर्च करता है। कोई गाड़ी खरीद के ले आया, टिकाऊ वस्तु है। कई गैर टिकाऊ वस्तुओं पर पैसा खर्च करता है, आज ही ले आया, 3 दिन बाद वो खत्म हो गई, उसका इस्तेमाल कर लिया। यानी चाहे सेवाओं पर पैसा, अब गौर से देखिए तो एक आदमी 3 ही जगह पैसा खर्च करता है, या तो वह सेवाओं पर पैसा खर्च करे, या टिकाऊ वस्तुओं पर पैसा खर्च करे, या गैर टिकाऊ वस्तुओं पर पैसा खर्च करे। ठीक, या तो वह सेवाओं पर खर्च करे, या टिकाऊ पर खर्च करे, या गैर टिकाऊ पर खर्च करे, इन्हीं जगह पैसा खर्च करता है, चौथा तो कहीं खर्च करता नहीं है। तो उसी को कहा गया है कि सेवाओं पर, टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं पर जो उपभोक्ता व्यय होता है, जो खर्च करता है, उसको शामिल किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अचल पूंजी में कितना निवेश किया है पूरे देश के लोगों ने। जैसे अचल पूंजी मतलब जमीन और मकान, यानी जैसे मान लो किसी ने आवासीय रहने के लिए घर बनवाया है, उस पर पैसा खर्च किया है। किसी ने गैर आवासीय भवन बना लिया, होटल बना लिया, दुकान बना लिया, मॉल बना लिया, किराए देने के लिए घर बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया है, इसके लिए जो पैसा खर्च किया है। किसी ने मशीनरी पर पैसा खर्च किया, ट्रैक्टर खरीद करके लाया है, ट्रक खरीद करके लाया, बस खरीद करके लाया है। तो देश के लोगों ने, ये सब क्या है? अचल पूंजी है। यानी देश के लोगों ने अचल पूंजी में जो निवेश किया है, चाहे आवासीय भवन में निवेश किया या चाहे गैर आवासीय भवन में निवेश किया, जमीनें खरीदी, मशीनरी खरीदी है भी, इनमें जो निवेश किया उसको हम काउंट कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि देश की सरकार ने अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी पर कितना पैसा खर्च किया है। अंतिम वस्तुओं मतलब जो वस्तुएं सीधे हाथ में आती हैं। सोफा खरीदना है सरकार को कि कलेक्टर साहब बैठेंगे, तो ये नहीं, तो सोफा क्या है? अंतिम वस्तु है भाई, उसके हाथ में सीधे इस्तेमाल करने के लिए ला रहा है। तो सरकार भी खरीदारी करती है, सरकार वस्तुओं की भी खरीदारी करती है, सेवाओं की भी खरीदारी करती है। सेवाओं की खरीदारी मतलब क्या? सरकार भी तो अपनी कर्मचारियों को सैलरी पेंशन ये सब देती है ना। आप लोग अफसर बनोगे तो सरकार को अपनी सेवाएं दोगे, बदले में सरकार आपको हर महीने की तनख्वाह देगी। तो तनख्वाह के बदले सरकार क्या कर रही है? आपकी सेवाएं खरीद रही है, तो पैसा खर्च होगा ना। तो उसी को कहते हैं कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है, उसको भी हम जोड़ देते हैं। ठीक, साथ ही साथ ये भी जोड़ते हैं कि देश के लोगों ने कितनी ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया है जिसका निर्यात हुआ है, उसके भी पैसे को, उस पर कितना खर्च आया, इसको जोड़ते हैं। अर्थात हम कह दें कि देश के लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो निर्यात हुआ है, इस निर्यात को करने के लिए कितना पैसा खर्च किया गया है, उसको जोड़ते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पिछले साल की तुलना में आयात कितना घटा है, आयात कितना घटा है, उसको हम काउंट करते हैं। साथ ही साथ कहते हैं इसमें एक बात और किया जाता है, सब कुछ जोड़ा ही नहीं जाता है, कुछ घटाया भी जाता है। क्या क्या घटाया जाता है ये बताते हैं। तो देखो, इसमें क्या किया जाता है कि उपभोग पर, निवेश पर, और इसमें जो सरकार का खर्चा होता है, और सरकार का खर्चा किस पर? आयात पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि सरकार अपने उपभोग के लिए, यानी अपने सरकार को चलाने के लिए, या सरकार निवेश करने के लिए जो विदेशों से आयात करती है, उस पर जो पैसा खर्च करती है, उसे जीडीपी से घटा दिया जाता है, जोड़ा नहीं जाता है।
मान लीजिए सरकार ने अपने देश में मान लीजिए सरकार ने इस उत्पाद विधि से मान लीजिए काउंट किया कि 500 रुपए हमारी जीडीपी आई और सरकार ने उस साल बाहर से 100 रुपए का आयात किया है। 100 रुपए का क्या किया है? आयात किया है, आयात पर खर्च किया है। तो इस 100 रुपए को इस 500 रुपए से घटा दिया जाएगा और उत्पाद विधि में जो जीडीपी आएगी वो कितने हो जाएगी? 400 रुपए। तो हमने कहा था कि घटाने वाली बात इसमें घटाया भी जाता है। तो याद रखिए, सीधी सीधी मोटी बात कह लीजिए कि सरकार ने जो आयात किया है उसके आयात पर कितना पैसा खर्च किया है। अब जाहिर सी बात है, यहां लिख रहा है उपभोग और निवेश पर सरकारी व्यय जो आयात में खर्च किया है। ये तो इकोनॉमी की भाषा है। अरे भाई, हम सीधे इसको कह सकते हैं कि सरकार ने आयात पर जो पैसा खर्च किया है उसे उत्पाद विधि में जीडीपी से घटाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि सरकार ने जो आयात किया होगा वह या तो उपभोग के लिए किया होगा या निवेश के लिए किया होगा। यानी हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा किया गया आयात पर जो व्यय होता है, आयात पर जो सरकारी व्यय होता है, उस पैसे को इस मेथड में जीडीपी से घटा दिया जाता है। समझ में आ गई? साथ ही साथ एक विशेष सावधानी बरती जाती है और सावधानी यह बरती जाती है कि सरकार अगर विदेशों से कोई ऐसी वस्तु आयात कर रही है, कोई ऐसा कच्चा माल आयात कर रही है जिससे हम उन वस्तुओं का विनिर्माण करेंगे जो सीधे निर्यात हो जाए, विदेशों में निर्यात कर दिया जाए, उस पर जो पैसा खर्च करती है उसे हम जीडीपी में नहीं जोड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? यानी बात यह निकल करके आई, कहा जा रहा है कि मान लीजिए सरकार 100 रुपए का रबर खरीद रही है और इस 100 रुपए के रबर से सीधे गाड़ियों का टायर बना रही है और इस टायर को देश में इस्तेमाल नहीं कर रही है, सीधे विदेशों में निर्यात कर दे रही है। ठीक? तो ये जो 100 रुपए का इसने रबर खरीदा है, यह वह रबर जिसके टायर देश में नहीं बिकने हैं, विदेशों में निर्यात करना है, इस 100 रुपए के रबर को जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे। आप कहोगे क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि जब यह टायर बना करके निर्यात करेंगे तो टायर कितने पैसे का हमने निर्यात किया है, इसको ऑलरेडी हम जीडीपी में जोड़ चुके हैं, यहीं पर जोड़ चुके हैं। जैसे हमने कहा कि सेवाओं और निर्यात पर कितना पैसा खर्च किया है। तो चूंकि एक बार हम कह रहे हैं कि चूंकि मान लीजिए अब यहां हम क्या कर दें कि 100 रुपये इस रबर का भी जोड़ दें, 100 रुपये का हमने रबर खरीदा इसको भी जोड़ दें, हमने 200 रुपये का जो टायर खरीदा इसको बेचा विदेशों को इसको भी जोड़ दें, तो जीडीपी हमारी कितने की हो जाएगी? 300 रुपये की हो जाएगी ना हो जाएगी? लेकिन एक्चुअल में जो हम 200 रुपये का टायर बाहर निर्यात कर रहे हैं, इस 200 रुपये में ऑलरेडी जो 100 रुपये रबर की कीमत है वह इंक्लूड है। तो भैया अगर हम जब 200 रुपये में 100 रुपये रबर की कीमत इंक्लूड है तो इसकी दो जगह गणना क्यों करेंगे? दोहरी गणना हो जाएगी, जीडीपी गलत आ जाएगी। यानी एक्चुअल में अगर हम 100 रुपये का रबर खरीद करके देश के अंदर टायर बना रहे हैं और 200 रुपये में बाहर बेच दे रहे हैं, तो जो 200 रुपये में टायर हम विदेशों को निर्यात कर रहे हैं उसमें 100 रुपये वाला रबर तो का हम इसी 200 रुपये में जोड़ ले रहे हैं, तो हम फिर 100 रुपये का रबर अलग से क्यों जोड़ेंगे? तब तो हमारी गणना ही अलग हो जाएगी। इसीलिए याद रखिएगा, उत्पाद विधि में वह कोई भी कच्चा माल, ठीक, जो बाहर से आयात किया जाता है और पुनः इससे उस वस्तु का विनिर्माण किया जाता है जिसका सीधे सीधे क्या करना है? निर्यात करना है विदेशों में। ठीक? तो यह कच्चा माल कितने पैसे का है या इस कच्चे माल पर कितना खर्च हुआ है, इस खर्च को हम जीडीपी में ऐड नहीं करते हैं। क्यों नहीं ऐड करते हैं? क्योंकि एक जगह हम निर्यात को ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो विशेष सावधानी वाली हमने बात यहां रखी थी। चूंकि इसमें कई तामझाम है ना, इसीलिए यहां से सवाल बन जाते हैं। तो यदि हम बाहर से कोई कच्चा माल, ऐसा कच्चा माल आयात कर रहे हैं जिससे हम उस वस्तु का निर्माण करेंगे, विनिर्माण करेंगे, जो सीधे हम विदेशों को भेज देंगे, तो हम आयात किए हुए कच्चे माल को जीडीपी में नहीं जोड़ते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये रही उत्पाद विधि।
ये रही उत्पाद विधि। अब दो बातों पर आते हैं। एक शब्द आता है जीडीपी एट फैक्टर कास्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। दो तरीके से जीडीपी निकालते हैं। एक निकालते हैं हम फैक्टर कास्ट, साधन लागत पर जीडीपी, एक निकालते हैं मार्केट प्राइस पर। अब आओ एक चीज समझाते हैं। देखो, एक शब्द है फैक्टर कास्ट। फैक्टर कॉस्ट, इसको हम कहते हैं उत्पादन लागत। उत्पादन लागत, ठीक, समझना बात को। मान लीजिए कोई वस्तु बन रही है, कोई भी वस्तु XYZ कोई वस्तु बन रही है। कोई भी वस्तु, कौन सी वस्तु बनाए जो तुम लोग कह दो बना दें। चलो भैया, कोई वस्तु बन रही है। मान लीजिए कोई टेलीविजन बन रहा है, हमारे सामने स्क्रीन दिख रही है तो टेलीविजन याद आ गया, ठीक। अब लाइव रहते तो हम आपसे पूछ पूछ करके बताते कि कौन वस्तु बनाए। चलो टेलीविजन मान लो, इसे बनाना है तो इसके लिए जमीन खरीदनी होगी, भवन बनाने होंगे, मशीनरी खरीदनी होगी, बिजली खरीदनी होगी, वर्कर रखने होंगे। यानी इसमें क्या करना होगा, पूंजी लगानी होगी, निवेश लगाना होगा, साथ साथ लोगों को वेतन देने होंगे, ठीक, साथ साथ लोगों को वेतन देने होंगे। समझ में आ गई बात नहीं? इस वेतन के बाद अगर उधार लिया है तो उस पर हर महीने ब्याज भी चुकाने होंगे। साथ साथ ये कोई व्यक्ति है, कोई उद्योगपति है, टीवी क्यों बना रहा है? क्योंकि टीवी बनाएगा, बेचेगा, लाभ कमाएगा, यानी वह कुछ लाभ भी कमाएगा। यह सारी चीजें उत्पादन लागत होती है। मान लीजिए एक टेलीविजन, ठीक, इस फैक्ट्री से, इसे फैक्टर कास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि फैक्ट्री से बन करके इसी कीमत पर निकलता है। तो मान लीजिए फैक्ट्री से बन करके यह टेलीविजन बन के निकल रहा है तो इस पर इतनी लागत लगेगी, इसलिए इसे हम फैक्टर कास्ट कहते हैं, ठीक। फैक्ट्री से बन के, लेकिन फैक्ट्री से बन के निकल रहा है। सपोज दैट 1000 रुपए का या 10,000 रुपए का टेलीविजन है। 1000 रुपए में तो टीवी मिलता ही नहीं है। 1000 रुपए का यह टेलीविजन है, फैक्ट्री से बन के निकल रहा है तो इसका फैक्टर कास्ट क्या हो गया, 10,000 रुपए, ठीक। तो देश में मान लीजिए जितने टेलीविजन बने हैं या जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उसकी एक कीमत तो होती है फैक्टर कॉस्ट की कीमत। यानी इस टेलीविजन का 10,000 रुपए क्या उत्पादन लागत है, फैक्ट्री से बन के निकल रहा है। तो मान लीजिए किसी भी देश में, मान लीजिए सपोज कीजिए किसी भी देश ने एक ही टेलीविजन बनाया या जितने भी टेलीविजन बनाए उनकी 10,000 कीमत है, तो उस देश की जो जीडीपी निकल करके आएगी वो क्या हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। लेकिन ये जो 10,000 जीडीपी रहेगी वह किस पर रहेगी, फैक्टर कॉस्ट पर रहेगी, उत्पादन लागत पर रहेगी। आपके अब यह है फैक्टर कॉस्ट। तो आपके हाथ में, यानी यह टीवी है, यह टीवी है, ठीक, यह फैक्ट्री से बन के निकल रहा है तो इसकी जो लागत है वह क्या है, 10,000 रुपए है, यह हो जाएगा। तो अगर हम, यह 10,000 रुपए की है क्योंकि फैक्टर कॉस्ट इसका 10,000 रुपए है, लेकिन जब ये बिकने जाएगी बाजार में तो सरकार कहेगी अच्छा सब लोग फायदा लोगे तो हम नहीं कुछ लेंगे। सरकार कहेगी हम इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे। हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे, हम जीएसटी लेंगे, अन्य टैक्स लेंगे। तो सरकार कह देगी कि हम इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे 200 रुपए का। तो जब ये दुकानदार इसे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, इसे बेचेगा 10, मान लो टैक्स सरकार करे हम 2,000 रुपए टैक्स लेंगे, तो दुकानदार इसे बेचेगा, इसे बेचेगा 12,000 रुपए का। बेचेगा कि नहीं बेचेगा? अब इस यह टीवी की क्या हो जाएगी, मार्केट प्राइस हो जाएगी, बाजार कीमत हो जाएगी। समझना बात को, यह टीवी की क्या हो जाएगी, मार्केट प्राइस हो जाएगी। अब कोई देश कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया, मान लीजिए किसी देश ने एक ही टेलीविजन का उत्पादन किया है और जो एक टेलीविजन है यही इसकी जीडीपी है,
एक टेलीविजन है, यही इसकी जीडीपी है। तो जब वो गणना करेगा तो एक कहेगा कि हमारी फैक्टर कास्ट पर जीडीपी हो गई, तो वो हो गई 10,000 रुपए की, ठीक 10,000 रुपए की। एक हो गई मार्केट प्राइस पर जीडीपी हो गई, तो वह हो गई 12,000 रुपए की। समझ में आ गई बात में? यानी फैक्टर कास्ट में जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है? मार्केट प्राइस निकल जाता है। अभी कुछ और बताएंगे, सब्सिडी घटाई भी जाती है। चलो मोटे तौर पर, अर्थात कोई भी देश जब जीडीपी की गणना करता है तो दो चीजों की गणना करता है, फैक्टर कास्ट पर उस देश की जीडीपी कितनी आई है और मार्केट प्राइस पर उस देश की जीडीपी कितनी आई है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट अलग होता है, मार्केट प्राइस अलग होता है। तो इसलिए जीडीपी की गणना के दो तरीके भी होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले निकाली जाती है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम फैक्टर कॉस्ट कहते किसे हैं यह समझ लेते हैं, हल्का सा हमने समझाया। अब चूंकि मैं हर चीज दो स्टेप में समझाता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, अब इसी को थोड़ा सा और करते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है, फैक्टर कॉस्ट को हम बोलते हैं कारक लागत। दरअसल कारक लागत और कुछ नहीं है, फैक्टर सब बना है फैक्ट्री से। कारक लागत और कुछ नहीं है, किसी भी वस्तु की वास्तविक उत्पादन लागत है, ठीक। यह वह लागत है जिस पर एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यानी किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन किस लागत पर किया जाता है, किस कीमत पर किया जाता है, उसके उत्पादन का वैल्यू कितना है, जब उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे ही फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जब हम फैक्टर कॉस्ट की गणना करते हैं तो इसमें भूमि ऐड होता है, जो खरीदी गई भूमि है, किराए पर लेके श्रम का मूल्य ऐड होता है, यानी जो मजदूरी वेतन दे रहे हैं, जो पूंजी अर्थात जो पैसा लगाए हैं वह ऐड होता है, जो कर्जा लिया है उसका मूलधन पूंजी में आ जाता है, जो हर महीने ब्याज देते हैं ब्याज ऐड होता है, प्लस क्यों उत्पादन कर रहा है, उत्पादन करता है लाभ के लिए, तो जितना लाभ लेता है वह भी क्या है, वह भी फैक्टर कॉस्ट में आ जाता है। तो ये सारी चीजें फैक्टर कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है। और जब जीडीपी की गणना इसी फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है, यानी सिर्फ उत्पादन करने में कितना पैसा खर्च किया है, उत्पादन की लागत क्या है, इस पर की जाती है, तो उसे ही हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, ठीक। कारक लागत पर जीडीपी कहते हैं, बात नंबर एक। अब दूसरी बात, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होती है? देखो सीधी सी बात है, हम उसी टीवी के एग्जाम्पल से आते हैं। यह टीवी है, ठीक, यह टीवी है। इसकी मान लीजिए उत्पादन लागत कितनी है, 10,000 रुपए। तो यह क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट। इसमें लाभ हो, फैक्ट्री वाले का लाभ, दुकानदार का लाभ, सब कुछ शामिल है, सारी लागत शामिल है। जब बिकने जाएगी सरकार कहेगी हम इनडायरेक्ट टैक्स ले लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स ले लेंगे, ठीक। हम मान लो सरकार कहती है कि हम 2,000 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स ले लेंगे, तो बाजार में इसकी कीमत कितनी हो गई, अब 12,000 रुपए हो गई। तो यह 12,000 क्या है, मार्केट प्राइस है, ठीक। तो भाई मार्केट प्राइस पर भी तो जीडीपी निकलेगी, क्योंकि जीडीपी में कहा जाता है उपभोक्ता के हाथ में कैसे भी कितने में बिकी है, यह निकालो। यानी आपको सिंपल दिख रहा होगा कि जब हम फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देते हैं तो मार्केट प्राइस निकल जाती है। सीधा सा फार्मूला दिख रहा होगा कि जब हम फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाती है, तो मार्केट प्राइस निकल जाती है। लेकिन यहां एक छोटा सा पेच है, कभी कभी सरकार कुछ वस्तुओं पर सब्सिडी भी देती है, कभी कभी सरकार कुछ वस्तुओं पर सब्सिडी भी देती है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट खादी के कपड़े हैं, खादी के कपड़े हैं, मान लो यह कपड़ा है खादी का, ठीक। इस खादी के कपड़े के 1 मीटर कपड़े का जो उत्पादन लागत है मान लीजिए 100 रुपए है, यानी 1 मीटर कपड़े का जो फैक्टर कॉस्ट है वह 100 रुपए है, ठीक। इस पर सरकार कह रही है कि हम 20 रुपया इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे, क्या लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे। यह एक बात हो गई,
तो मार्केट प्राइस इसकी क्या हो जाएगी? 120 रुपए। लेकिन कभी कभी हुआ इसका कितने में बिकना चाहिए? 120 रुपए में। लेकिन सरकार कहती है लोग ज्यादा से ज्यादा खादी पहने, थोड़ा खादी की मदद भी की जाए। तो सरकार खादी से कहती है आप 120 रुपए में न बेच करके 110 रुपए में इसे बेचो। तो खादी वाला कहता है 110 रुपए में क्यों बेचें? तो सरकार कहती है कोई बात नहीं है, तुम बेचो 110 रुपए में, हम तुम्हें 10 रुपए की क्या दे देंगे? सब्सिडी दे देंगे। हम तुम्हें 10 रुपए की क्या दे देंगे? सब्सिडी देंगे। यानी तुम्हारा पड़ा कितने का? 120 का ही पड़ा। मान लो खादी वालों को बेचना कितना चाहिए? 120 रुपए में। सरकार कहती है 110 में ही बेचो ना भाई, क्योंकि तुम्हारी खादी महंगी हो जाएगी और मार्केट में कॉटन के कपड़े तुम्हारे तुलना में सस्ते हो जाएंगे, तो तुम खादी बेच नहीं पाओगे। और खादी से खादी ग्रामोद्योग जुड़ा हुआ है। खादी से ग्रामोद्योग से ढेर सारे दूर दराज के किसान जुड़े हुए हैं, महिलाएं जुड़े हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़ा हुआ, आदिवासी जनजाति जुड़ा हुआ, चरखे पर सूत काटता है और बेचता है, तो सबके रोजगार चले जाएंगे। तो सरकार कहती है कि हम तुम बेचो 110 रुपए में, हम तुमको क्या दे देंगे? सब्सिडी दे देंगे। समझ में आ गई बात? यानी अगर हम, तो सभी वस्तुओं में सब्सिडी नहीं देती है, कुछ कुछ में सब्सिडी देती है। तो अगर हम कहें कि प्योर फार्मूला मार्केट प्राइस का यह होता है कि किसी भी वस्तु के मार्केट प्राइस का प्योर फार्मूला तो यह निकलता है कि फैक्टर कास्ट, ठीक, प्लस यहां आपको दिखाता हूं, प्योर फार्मूला यह निकलता है कि यहीं पर मैंने लिखा है, प्योर फार्मूला यह निकलता है कि किसी भी वस्तु के मार्केट प्राइस का कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी को क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। यानी और ये जो निकलता है उसे ही कहते हैं बाजार कीमत। यानी मान लीजिए किसी वस्तु का, ठीक, उत्पादन लागत, खादी के कपड़े का उत्पादन लागत 100 रुपया है, यह 100 रुपया इसकी फैक्टर कॉस्ट हो गया। 20 रुपया इसका क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक। 10 रुपये इस पर सरकार क्या दे रही है? सब्सिडी दे रही है। तो माइनस 10 रुपये को घटा दोगे और उसके बाद जब आएगा निकलेगा इसका मार्केट प्राइस। समझ में आ गई बात? चूंकि कुछ वस्तुओं पर सब्सिडी देती है, कुछ वस्तुओं पर नहीं देती है, लेकिन अब मान लो जिन वस्तुओं पर नहीं देगी उनमें सीधी सी बात हो जाएगी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेज। लेकिन कुछ वस्तुओं पर सब्सिडी देती है, तो एक फार्मूला विकसित कर लिया गया कि जब भी किसी वस्तु की मार्केट प्राइस निकालने होंगे तो हम फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेज माइनस सब्सिडी को जोड़ देंगे। तो जो माइनस सब्सिडी कर देंगे, जो निकलेगा वही मार्केट प्राइस हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई वस्तु है, तो यह निकल गया मार्केट प्राइस। मान लीजिए कोई वस्तु है जिस पर सरकार सब्सिडी नहीं देती है, मान लीजिए पेन है, इस पर सब्सिडी नहीं देती है, तो इसकी अगर फैक्टर कास्ट है, इस पेन को बनाने की लागत भी 100 रुपये है और इस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कितने हैं? 20 रुपये हैं, ठीक। तो 100 रुपये और 20 रुपये जोड़ देंगे। चूंकि सब्सिडी नहीं मिलता है तो माइनस 0 कर देंगे, क्योंकि 0 सब्सिडी है। तो इसकी मार्केट प्राइस कितनी निकल गई? 120 रुपये। तो चूंकि आप कहोगे कि हर चीज पर चूंकि सब्सिडी नहीं दी जाती है, फिर इसको फार्मूले में क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है जहां नहीं दी जाती है वहां सब्सिडी का मतलब क्या हो गया? 0। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी किसी भी वस्तु की जो मार्केट प्राइस होती है, बाजार कीमत होती है, उसमें हम फैक्टर कॉस्ट को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। किसी भी वस्तु की जो मार्केट प्राइस होती है, उस मार्केट प्राइस को निकालने के लिए उस वस्तु का जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देते हैं। और यदि सरकार ने सब्सिडी दी है तो सब्सिडी को घटा देते हैं, और नहीं दी है तो उसमें सब्सिडी की जगह 0 रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर निकल जाता है मार्केट प्राइस। अर्थात किसी भी वस्तु की मार्केट प्राइस फैक्टर कास्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देते हैं, सब्सिडी को घटा देते हैं, तो मार्केट प्राइस निकल जाती है। अब देश में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है,
किसी एक वस्तु की मार्केट प्राइस निकालने का यह तरीका है, तो सभी वस्तुओं के मार्केट प्राइस निकालने का यही तरीका होता है। तो देश में जितनी भी सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन होता है, जब उनकी गणना उनके हम मार्केट प्राइस पर करते हैं, यानी जीडीपी की गणना जब हम मार्केट प्राइस पर करते हैं, तो उसे ही जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। उसे ही जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। यानी दो प्रकार से जीडीपी निकालते हैं, एक फैक्टर कॉस्ट पर सीधे उत्पादन लागत कितनी है, और दूसरी मार्केट प्राइस पर। तो जीडीपी निकालने के दो तरीके हैं। ठीक, जीडीपी के जो कैलकुलेशन करते हैं, जो हमारे सामने जीडीपी आती है, यह दो वैल्यू पर आती है, एक फैक्टर कॉस्ट पर आती है, उत्पादन कारक पर आती है, और दूसरे मार्केट प्राइस पर आती है। और इस प्रकार से दो जीडीपी हमारे सामने होती है। निकालने के कौन कौन तरीके थे, तो हमने बता दिया, आय विधि है, उत्पाद विधि है। ठीक, तीन विधियां आपको बता दिया कि हम किन किन तरीकों से निकालते हैं। तो आपको हमने सीधे सीधे बताया क्या है नेशनल इनकम, इसकी परिभाषा समझे, क्या है जीडीपी, इसकी परिभाषा समझे, जीडीपी का मेजरमेंट जिन तरीकों से हम करता है उन तीन तरीकों पर बात किए। और जीडीपी दो रूप में हमारे सामने आती है, एक फैक्टर कॉस्ट पर आती है, एक मार्केट प्राइस पर आती है। यह कहानी रही जीडीपी की। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब आइए, अब अपनी चर्चा को दूसरे टॉपिक की ओर ले चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि जीडीपी पूरी तरह से आपके समझ में आ गई। अब जब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो हमें मिलती है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी समझ लिया, अब सब बातें इसी से जुड़ी हुई मिलेंगी आप लोगों को। अगर हम एनडीपी की एक परिभाषा कहें, एक कहावत के रूप में परिभाषा कही जाती है, कहा जाता है कि एक वर्ष के दौरान जब भी नेशनल इनकम में किसी कोई बात होती है तो वो उसी वित्तीय वर्ष की होती है। कहा जाता है कि एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के शुद्ध उत्पादन का जो मूल्य होता है वही एनडीपी कहलाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब आप कहोगे कि ये शुद्ध उत्पादन क्या होता है, तो क्या और उत्पादन नकली उत्पादन थे? नहीं, यहां शुद्ध का तात्पर्य प्योरिटी से नहीं है, यहां शुद्ध का तात्पर्य प्योर पैसे से है, प्योर इनकम से है। कैसे, इसको समझाते हैं। देखिए होता क्या है कि दरअसल जब उत्पादन प्रक्रिया चल रही होती है किसी अर्थव्यवस्था में, तो उस उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन में लगने वाले जो पूंजी उपकरण है, जो मशीनें हैं, वे उनमें प्रत्येक वर्ष कुछ घिसावट आ जाती है, कुछ घिस जाते हैं, कुछ टूट फूट जाते हैं। तकनीकी में परिवर्तन के कारण कुछ मशीनें अप्रचलित हो जाती है, यानी अब उपयोग नहीं किया जा सकता, उनकी जगह दूसरी मशीनें लानी पड़ती है। यानी कुल मिलाजुला करके यदि हम मान लीजिए किसी फैक्ट्री से उत्पादन कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कुछ मशीनरी घिस जाएगी, एक साल चली तो घिसेगी ना भाई। कुछ मशीनरी टूट फूट जाएगी, कुछ मशीनरी अप्रचलित हो जाएगी, उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी आ गई तो फैक्ट्री वाले को उसको बदलना पड़ेगा, नई मशीनें खरीदनी पड़ेगी। अब होता क्या है कि जब जो पूंजी उपकरण घिस जाता है, अप्रचलित हो जाता है, टूट फूट जाता है उत्पादन के दौरान, तो मान लीजिए घिस गया, टूट फूट गया, प्रचलित हो गया, नया खरीदना है, मरम्मत करनी है, तो उस पर भी तो पैसा खर्च करना पड़ता है। और जो उस पर पैसा खर्च करना पड़ता है उसे हम कहते हैं मूल्यह्रास। उसे हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास। जैसे मान लीजिए 100 रुपये किसी देश की जीडीपी है, जीडीपी कितनी है? 100 रुपये। ये क्या है? ये जीडीपी है। 100 रुपये किसी देश की जीडीपी है, और इस 100 रुपये की जीडीपी के उत्पादन के दौरान जो मशीनें टूटी हैं, फूटी हैं, घिसावट आया है, जो अप्रचलित हुई हैं, यानी पुरानी बदल करके नई लाई गई हैं, उनकी कीमत 20 रुपये है। अर्थात उस अर्थव्यवस्था में 20 रुपये का ह्रास हुआ है। तो 100 रुपये उत्पादन करने के लिए 20 रुपये का हमने मूल्य ह्रास को झेला। अर्थात जो मशीनें टूटी है, फूटी है, घिसी है, जो बदल रहे हैं, उनके लिए हमने 20 रुपये खर्च किया। तो जब 100 रुपये के उत्पादन के लिए हमने 20 रुपया यहां खर्च किया,
तो जो हमारा शुद्ध उत्पादन तो तभी निकलेगा ना कि कितने पैसे का हमने उत्पादन किया, तब तो यही होगा कि 100 रुपये में से इस 20 रुपये को घटा दिया जाए। और जो 80 रुपया निकला एक्चुअल में हमारा शुद्ध उत्पादन तो ये हुआ, क्योंकि जो हमें 100 रुपया मिला है, इस 100 रुपये को प्राप्त करने के लिए हमने 20 रुपये मूल्यह्रास के रूप में भी खर्च किया है। तो जब इस 80 रुपये को निकाल लेते हैं तो यह 80 रुपया जो होगा यही एनडीपी कहलाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? एनडीपी कहलाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। अर्थात कुल मिलाजुला करके हम कह सकते हैं कि जो एनडीपी है, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है, वह और कुछ नहीं, जब हम जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, तो जो भी मिलता है उसे हम एनडीपी कहते हैं। अर्थात एनडीपी का फार्मूला ये निकल करके आया, या एनडीपी की परिभाषा ये निकल करके आई कि जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, तो जो भी उत्पादन प्राप्त होता है उसे ही हम शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। मूल्यह्रास का मतलब सीधी सी बात है कि जो मशीनें घिस जाती हैं, जो मशीनें टूट फूट जाती हैं, जो मशीनें अप्रचलित हो जाती हैं, इन्हें बदलना पड़ता है, तो इन पर जो पैसा खर्च करना पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। तो कभी मत भूलना आप लोग, सीधी सी बात याद रखना कि एनडीपी का मतलब, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब, सीधे सीधे हम जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे, जो भी निकलेगा वही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। समझ में आ गई होगी बात। अब हम बात करते हैं नॉमिनल और रियल जीडीपी की। एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी, और एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहा जाता है रियल जीडीपी। आप कहोगे ये क्या है? कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान सी चीज है। हमने कहा जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? हमने जब आपको परिभाषा बताई तो यही तो बात की कि क्या है जीडीपी, जीडीपी क्या है। तो हमने कहा कि जीडीपी और कुछ नहीं, इस अर्थव्यवस्था में जो भी प्रोडक्शन हुआ है, जो भी उत्पादन हुआ है, इस उत्पादन का अंतिम मूल्य, यानी या हम कह सकते हैं कि अंतिम वस्तुओं का मूल्य, या सीधी सी बात कह दें कि अर्थव्यवस्था में जो भी प्रोडक्शन हुआ है, किसका? चाहे गुड्स का या सर्विसेज का, जो भी प्रोडक्शन हुआ है, इसकी जो प्राइस है, इसकी जो कीमत है, या इसका जो मतलब कितने पैसे का उत्पादन हुआ है, इसे ही हम क्या कहते हैं? जीडीपी। यानी जब जीडीपी निकालते हैं तो महत्वपूर्ण होती है कि जो हमारा उत्पादन होता है उसकी प्राइस क्या है। अब जब यह जो प्राइस निकलेगी, मान लीजिए जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी प्राइस 100 रुपये है, जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी प्राइस 100 रुपये है, तो हमारी जीडीपी कितने की हो जाएगी? हमारी जीडीपी भी हो जाएगी 100 रुपये की। अब प्राइस कब की बात होती है? प्राइस कब की? अगर मान लीजिए जो प्रोडक्शन हुआ है, इसकी जिस वर्ष प्रोडक्शन हुआ हो रहा है, उसी वर्ष की कीमत के आधार पर हम उसका मूल्य निकालें। 2022-23 में प्रोडक्शन हुआ है, तो हम देखते हैं उसी वर्ष उसकी कीमत पर, उसी वर्ष की कीमत पर, यानी अगर 2022-23 में प्रोडक्शन हो रहा है, उस वक्त उसका रेट क्या है, तो उसे हम कहते हैं, एक तरीका ये निकालते हैं, उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। मान लीजिए यह हमारे हाथ में पेन है, या हमारे हाथ में पेन है, इस साल प्रोडक्शन हुआ है, ठीक। तो हम देखेंगे 2022 और 2023 में मार्केट में इस पेन की प्राइस क्या है। अगर मार्केट में इस पेन की प्राइस क्या है, इस वर्ष की कीमत क्या है, मान लीजिए इसकी 15 रुपए है, तो यह 15 रुपए जो जीडीपी में काउंट होगा वह नॉमिनल जीडीपी होगा। यानी जब उसी वर्ष की कीमतों के आधार पर जीडीपी का आकलन किया जाता है तो उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। लेकिन यही उत्पादन, अर्थात जब उत्पादन का उसी वर्ष की कीमतों के आधार पर आकलन कर रहे हैं तो जो जीडीपी मिल रही है वो नॉमिनल जीडीपी हो गई। लेकिन यही उत्पादन भले इस साल हो रहा है, लेकिन उसकी कीमतों की गणना हम बेस ईयर के आधार पर कर रहे हैं, हम आधार वर्ष के आधार पर कर रहे हैं, तो इसके आधार पर जो जीडीपी निकलेगी उसे रियल जीडीपी कहते हैं।
उसके आधार पर जो जीडीपी निकलेगी उसे रियल जीडीपी कहते हैं। अर्थात जो जीडीपी का मूल्यांकन हो रहा है, जो जीडीपी का मूल्यांकन हो रहा है प्राइस के आधार पर हो रहा है। और प्राइस दो प्रकार की होती है, एक होता है उसी वर्ष की प्राइस, उसी वर्ष की कीमत, और उसी वर्ष की कीमत के आधार पर जो जीडीपी निकलती है उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। लेकिन उत्पादन भले इस साल का है, पेन भले इस साल बनी, जब हम देखते हैं कि आखिर इसकी कीमत हमारे बेस ईयर में क्या रही होगी, जैसे मान लो अभी हमने बेस ईयर माना हुआ है 2011-12, यानी भले ही किसी वस्तु का उत्पादन इस साल हो रहा है, लेकिन गणना करते हैं कि इसकी हमारे बेस ईयर 2011-12 में क्या कीमत रही होगी। जब इस बेस ईयर के आधार पर हम बेस ईयर में उसकी क्या कीमत रही होगी, इसके आधार पर हम जब जीडीपी की गणना करते हैं तो उसे कहते हैं हम रियल जीडीपी। उसे क्या कहते हैं? रियल जीडीपी। इस बेस ईयर को हम स्थिर कीमतों का वर्ष भी कहते हैं, स्थिर कीमतों का वर्ष भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस वर्ष की कीमतें काफी स्थिर रही और इसी को अर्थव्यवस्था में माना जाता है। बेस ईयर की कहानी कभी बताएंगे, अभी आगे ढेर सारे टॉपिक आएंगे। तो हर अर्थव्यवस्था भी अपना बेस ईयर चुनती है। जैसे अभी जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, 2011-12 के पहले 2004-5 बेस ईयर था। यानी कुल मिला जुला करके जब हम जीडीपी का आकलन करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कितना हुआ है और वह कितने पैसे का हुआ है, अर्थात मार्केट में कितने का बिक रहा है, तो हम जो मार्केट प्राइस लेते हैं वह 2 वर्षों का लेते हैं। अर्थात एक मार्केट प्राइस लेते हैं जो करेंट प्राइस के आधार पर लेते हैं। यानी जब जीडीपी की वर्तमान कीमतों के आधार पर गणना की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और जब जीडीपी की गणना स्थिर कीमतों अर्थात बेस ईयर पर की जाती है तो उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। ये रही परिभाषा। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, जरूरत है। दरअसल होता क्या है, ऐसा करने के पीछे वजह क्या है कि कीमतों में उतार चढ़ाव होते रहते हैं और कीमतों में उतार चढ़ाव से जीडीपी की भ्रामक तस्वीर भी बन जाती है। जैसे मान लीजिए पिछले वर्ष किसी अर्थव्यवस्था में ये 100 पेन बने और इस पेन की कीमत 10 रुपये है, तो कुल जीडीपी कितने हो गई? 1000 रुपये की। इस वर्ष भी 100 पेन बने, ठीक, लेकिन महंगाई बढ़ गई है, कीमतें बढ़ गई हैं। एक पेन की कीमत 15 रुपए हो गई, तो जीडीपी कितने हो गई? 1500 की। अब कोई कह सकता है कि देखिए हमने तो अपनी जीडीपी में 50% की ग्रोथ कर दी, और वो ढोल मजीरे लेकर के आ जाएगा, अखबारों की बड़ी बड़ी हेडलाइन आ जाएगी कि ये देखिए कितनी बढ़िया सरकार है, कितनी अच्छी कर रही है, 1.5 गुना जीडीपी बढ़ा दी। सरकार कहेगी 1.5 गुना जीडीपी बढ़ागी। जो प्योर इकोनॉमी को नहीं जानते लोग कहते वाह रे वाह रे वाह रे सरकार, वाह वाह, तुम्हारा इकबाल बुलंद हो, तुमने 1.5 गुना जीडीपी बढ़ा दी, यानी प्रोडक्शन को 1.5 गुना कर दिया। जबकि प्रोडक्शन क्या है? पिछले साल भी 100 पेन, इस साल भी 100 पेन। और जीडीपी कि वास्तविक कहानी तो प्रोडक्शन पर टिकी है। अगर आपने प्रोडक्शन 1.5 गुना बढ़ाया तो आप कह सकते हैं कि हमने जीडीपी 1.5 गुना बढ़ाई। लेकिन यहां तो आपको जो 1.5 गुने की जीडीपी दिख रही है भैया, वो तो कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण दिख रही है। तो हम वर्तमान वर्ष की कीमतें भी निकालते हैं और एक बेस ईयर चुन लेते हैं जो स्थिर कीमतों का वर्ष होता है, उसको भी निकालते हैं। दोनों की तुलना करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि जीडीपी की भ्रामक तस्वीर न उपस्थित हो सके, कोई आंकड़ों से खेल ना सके, एक्चुअल ग्रोथ की कहानी लिखी जाए। एक्चुअल ग्रोथ मतलब क्या? प्रोडक्शन में ग्रोथ, महंगाई में ग्रोथ एक्चुअल ग्रोथ नहीं होती है। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की बात की जाती है। अब जब हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी से आगे बढ़ते हैं तो हमें एक शब्द मिलता है जिसे हम कहते हैं जीबीए। जीबीए सकल मूल्य वर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये क्या होता है? इसमें भी एक मुहावरा प्रचलित है, अर्थशास्त्र का बड़ा फेमस मुहावरा है कि अप्रत्यक्ष करों के बिना जीडीपी ही जीबीए है। अप्रत्यक्ष करों के बिना जीडीपी ही जीबीए है। देखो क्या है मुहावरा, अभी एक फार्मूला निकल जाएगा, देखना। जैसे मान लीजिए
हमारे हाथ में एक पानी का बोतल है। इस एक बोतल की कीमत 10 रुपए है। ठीक, मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में, अब जो मेरे हाथ में आ जाता है मैं उसी से उदाहरण दे देता हूं। ते मत कहना गुरुजी कभी पेन चुन लेते हो, कोई बोतल चुन लेते हो, जो मिलता है उसी से उदाहरण दे। हमारे हाथ में पानी का बोतल है। किसी अर्थव्यवस्था में मान लीजिए यह 10 बोतल पानी किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित हुई। ये 10 बोतल, एक बोतल की कीमत 10 रुपए है, तो टोटल इसकी जीडीपी कितनी हो जाएगी? 100 रुपए हो जाएगी ना। आपने अगर एक बोतल 10 रुपए में खरीदा है, मान लीजिए कोई देश है उसमें यही 10 बोतल पानी बना, तो कीमत कितनी हो जाएगी? 100 रुपए। ठीक, अब समझना, जब हम जीडीपी काउंट करते हैं तो अंतिम वस्तु का मूल्य काउंट करते हैं, अर्थात उपभोक्ता के हाथ में यह वस्तु कितने में बिकी है उसका काउंट करते हैं। तो हमारे हाथ में यह 10 रुपए की पानी आई है तो 10 रुपए काउंट होगा। 10 बोतल बिका है यानी 100 रुपए हो गया। ठीक, ये हो गया। यह जो 100 रुपए है यह क्या है? जीडीपी है। यह क्या है? जीडीपी है। ठीक, अब गौर कीजिए, जब यह बोतल आपके हाथ में आता है तो आप खरीदते हो तो इस पर जीएसटी भी देते हो, अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हो, अप्रत्यक्ष कर भी देते हो। सपोज दैट इस पर आपने 2 रुपए अप्रत्यक्ष कर दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, अर्थात जो आपके हाथ में जो 10 रुपए का पानी का बोतल आया है इसमें 8 रुपए इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्लस 2 रुपए आप क्या दे रहे हो? इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, जीएसटी दे रहे हो। तो अगर ऐसी 10 बोतल कुल अर्थव्यवस्था में उत्पादित हुई है तो इसका मतलब 80 रुपए का एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है। जो 20 रुपया इकट्ठा है, यहां 100 रुपए की जीडीपी दिख रहे हैं, ये सही है, लेकिन इस जीडीपी में 100 रुपए में 80 रुपए कहां से आया है? प्रोडक्शन से आया है, और प्लस 20 रुपए जो आया है, 20 रुपए आया है वह इनडायरेक्ट टैक्स से आया है। टैक्स से इकट्ठा की हुई राशि असली में उत्पादन और आर्थिक विकास को नहीं दिखाती है। उत्पादन होने का मतलब, आर्थिक विकास होने का मतलब है उत्पादन बढ़ रहा है। अब मान लो कभी कोई कह सकता है, कोई सरकार क्या करेगी, किसी 10 बोतल पानी का ही प्रोडक्शन करेगी और कह देगी कि चलो भाई 8 रुपया प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो हम इस पर 5 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं, यानी 13 रुपये का बोतल बिकने लगेगा, यानी 130 रुपये का बिक जाएगा, तो कहेंगे जीडीपी तो 130 रुपये की होगी। इसीलिए जीबीए निकालते हैं। जीबीए बताता है कि एक्चुअली प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब देखो होता क्या है, यानी हर वस्तु को अर्थव्यवस्था में मान लो ढेर सारी वस्तु हैं, या कोई एक्स वस्तु है, या कोई वाई वस्तु है, या कोई जेड वस्तु है, इसकी भी इनडायरेक्ट टैक्स लगा है, इस पर भी इनडायरेक्ट टैक्स लगा है, इस पर भी इनडायरेक्ट टैक्स लगा है, और इसकी भी इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देने के बाद एक प्राइस है, इसकी भी इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देने के बाद एक प्राइस है, इसकी भी इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देने के बाद एक प्राइस है। तो करते क्या हैं, इसकी 2 परिभाषा दी जाती, या तो अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं उनकी इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देने के बाद सबकी प्राइस को जोड़ लिया जाए, ठीक, और सबकी प्राइस को जोड़ करके उसमें इनडायरेक्ट टैक्स ना हो, इनडायरेक्ट टैक्स को हटा लिया जाए और सबकी प्राइस को जोड़ लिया जाए, जो निकले उसे ही हम कह दें जीबीए, उसे ही हम कह दें जीबीए, सकल मूल्यवर्धन। या एक तरीका और है कि अरे भाई, या जितनी भी वस्तुएं आपके सामने हैं उन सब का टोटल योग क्या कहला रहा है? जीडीपी कहला रहा है। जो आपका टोटल प्रोडक्शन हो गया, जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, उन सब की जो प्राइस है वह प्राइस ही क्या कह रहा है? जीडीपी कह रही है। प्लस इसी प्राइस में
इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगे हुए हैं। तो अगर इस जीडीपी से हम इनडायरेक्ट टैक्स को हटा लें, क्या कर लें, इनडायरेक्ट टैक्स को हटा लें, तो जो राशि निकलेगी वही जीबीए हो जाएगी, वही ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो जाएगा, वही सकल मूल्य वर्धन हो जाएगा। तो इसी बात को कुछ यूं कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष करों के बिना जीडीपी ही जीबीए है। अर्थात जब हम जीबीए निकालते हैं तो जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं। इसी बात को यहां समझाया गया है कि जब किसी वस्तु की बाजार कीमत से उस पर लगने वाले अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है तो उस वस्तु का मूल मूल्य मिलता है, एक्चुअल प्राइस मिलती है। और जीबीए तब सामने आता है जब हम अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल मूल्यों की गणना कर देते हैं। ठीक, मूल मूल्यों की गणना कर देते हैं। और इसका सबसे बेहतर तरीका है कि जो भी जीडीपी निकली है और जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है, मान लीजिए किसी देश की जीडीपी कुल 100 रुपया निकली है, फिर देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कितना है, तो देखते हैं कि 20 रुपया इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है, घटा दीजिए तो कह देंगे 80 रुपया उस देश की का जीबीए हो गया, यानी मूल मूल्य मूल प्रोडक्शन ये 80 रुपये का हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल ऐसा करते हैं कि हम उत्पादन और टैक्स में संबंध निर्धारित करने के लिए कि हमारी जो अर्थव्यवस्था में कहीं ज्यादा टैक्स वैक्स तो नहीं लग रहे हैं। जैसे मान लो किसी वर्ष का जीडीपी 100 रुपये है, ठीक, इस जीडीपी में हो गया और इनडायरेक्ट टैक्स 20 रुपये है, तो जीबीए कितना मिल गया, 80 रुपया। ठीक, अब मान लीजिए अगले ही वर्ष में भी ये जीबीए 80 रुपया है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस 30 रुपये कर दिए गए और जीडीपी आ गया 110 रुपये का, तो सरकार ये नहीं कह सकती है कि हमने जीडीपी बढ़ा दी। लोग कहेंगे कि कुछ नहीं, तुमने टैक्स बढ़ा दिए, प्रोडक्शन के हिसाब से तुम अर्थव्यवस्था में टैक्स ज्यादा ले रहे हो। तो अर्थव्यवस्था में टैक्स और जीडीपी का जो संबंध है वह ठीक ठाक है, बैलेंस है, संतुलित है। इसको जानने के लिए हम जीबीए की गणना करते हैं। सीधी सी बात हो गई। अब देखो, ये जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं वो एकदम प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ठीक ना? प्रीलिम्स का टॉपिक है, मेंस का टॉपिक नहीं है। मेंस में इससे सवाल वाल नहीं आते, ठीक। फिर भी हम आपको व्यवहारिक रूप से उदाहरण देकर के एक एक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कि कुछ भी पूछे आपके सामने कोई दिक्कत न खड़ी हो। अब आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। एक शब्द आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है? बहुत आसान है, लेकिन इसकी कहानी जीडीपी से शुरू करनी होगी। हमने जब जीडीपी कहा था, याद कीजिए, हमने बताया था जीडीपी, हमने आपको बताया था जीडीपी, ठीक। ये जीडीपी है। मान लीजिए किसी अब ये मत कहना गुरुजी नक्शा नहीं ठीक बनाते हो, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, भूगोल वाला नहीं, मुझसे नक्शे बनते नहीं, मैं तो समझाने के लिए आपको बनाता। मान लीजिए ये देश है अपना, इस देश में जो जीडीपी निकली है वह क्या निकली है? देश का टोटल प्रोडक्शन, और इस टोटल प्रोडक्शन की जो प्राइस है वही जीडीपी निकली है। प्रोडक्शन किसका? चाहे देश का नागरिक कर रहा हो या कोई विदेशी कर रहा हो, देश का नागरिक कर रहा हो या विदेशी कर रहा हो, ठीक, ये जीडीपी है। लेकिन यहां एक पेंच है, यह जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? सकल घरेलू उत्पाद है
क्योंकि देश की आर्थिक सीमाओं के भीतर हो रहा है। लेकिन यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे भैया, सारा उत्पादन तो यहां हो रहा है देश के भीतर। लेकिन अपने देश का उदाहरण लेते हैं। अपने देश के कुछ लोग, कुछ नागरिक बाहर हैं, कुछ नागरिक, कुछ कंपनियां, चाहे नागरिक हो या कंपनियां, कहां हैं? विदेशों में हैं। विदेशों में है। टाटा की कंपनी जगुआर इंग्लैंड में है ना, उत्पादन कर रहे हैं। अपनी ओएनजीसी रूस में तेल की खुदाई कर रही है। अडानी साहब ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा निवेश किए हैं। अंबानी साहब की विदेशों में बहुत बड़ी कंपनियां हैं, है ना भाई। भारत से ढेर सारे इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर बाहर गए हैं, कमा रहे हैं, डॉलर ले आ रहे हैं। हमारे ढेर सारे मजदूर खाड़ी देशों में हैं। यानी ढेर सारे देश के हम अपने ही देश का उदाहरण है, चाहे नागरिक हो चाहे कंपनियां विदेशों में हैं या विदेशों में काम करते हैं, उत्पादन करते हैं, और वहां से जो उनको प्रॉफिट मिलता है वह इनकम के रूप में, आय के रूप में देश में लेकर के आते हैं। यानी कुछ इनकम, कुछ पैसा, कुछ आय देश के रूप में भीतर लाते हैं, अपने देश में लाते हैं। तो आखिर इनसे जो आय आ रही है वह भी तो अपने ही देश का उत्पाद है, उसे भी तो भारत के ही राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किया जाएगा। हाँ, सकल घरेलू उत्पाद में नहीं शामिल किया जाएगा क्योंकि यह उत्पाद बाहर हो रहा है। लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद तो है, राष्ट्रीय उत्पाद तो है, क्योंकि अपने ही देश की कंपनी गई है, अपने ही देश का नागरिक गया है, और पैसा अपने देश में आ रहा है, डॉलर आ रहा है। दूसरी एक और घटना होती है, जो अपने देश में विदेशी कंपनियां, जैसे मान लो सैमसंग है, हमने अभी उदाहरण दिया सैमसंग का, या एप्पल है, ये अपने देश में उत्पादन भले कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो इनका भी, जो इस विदेशियों का इनका भी जो प्रॉफिट है वह भी लेकर के अपने देश में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अमेरिका चले जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? सैमसंग अपना कोरिया चली जा रहे हैं कि नहीं चली जा रही? यानी अपने देश में ले जा रहे हैं, अपने देश में यह भी प्रॉफिट ले जा रहे हैं, एक इनकम के रूप में ले जा रहे हैं। यानी हमें दिख क्या रहा है कि जो जीडीपी है, हमारी जो जीडीपी है, यह सकल घरेलू उत्पाद है, राष्ट्रीय उत्पाद नहीं है। जीडीपी राष्ट्रीय उत्पाद कब बनेगी? जब इस जीडीपी में हम जो विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों की आय है, जो देश में आ रहा है, उसे हम जोड़ दें। अपने नागरिक में अपनी कंपनियां भी शामिल हो जाती हैं। यानी जो आय प्राप्त हो रही है, ठीक, अपने नागरिकों की जो आय प्राप्त हो रही है, इसे हम क्या करें? जोड़ दें। प्लस घटाना भी होगा। जो ये विदेशी लोग आय लेकर के जा रहे हैं उसे घटा दें। तो जो विदेशी आय लेकर के जा रहे हैं, विदेशी आय, उसे हम क्या करें? उसे हम घटा दें। विदेशी आय जो बाहर जा रही है उसे हम घटा दें। यानी जीडीपी में, जो जीडीपी है उसमें अपने नागरिकों की आय जो बाहर से आ रही है जोड़ दें, और जो विदेशी लोग ले जा रहे हैं उसे घटा दें। जो आएगा, जो भी आएगा इसके बाद, वह होगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एक्चुअल में होगा कि नहीं होगा? भैया ये तो घरेलू उत्पाद है, विदेशी लाभ कमा के लेके भाग जाएगा, तो उसको घटाना पड़ेगा। अंतिम में जो प्रॉफिट लेके गया है घटाना पड़ेगा, साथ साथ अपना भी देश का विदेशों में उसको भी लेके आएगा, अंतिम में लाभ जोड़ना पड़ेगा। जो निकलेगा वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। समझ में आ गई बात? तो आ जाइए अब देखते हैं, जीएनपी की बात करते हैं। यानी जीएनपी का जो फॉर्मूला निकला वह और कुछ नहीं, जीडीपी प्लस विदेशों से भारतीयों द्वारा प्राप्त आय माइनस देश में विदेशियों द्वारा प्राप्त आय जो वो लेकर के बाहर चले जाएंगे।
जीडीपी में जो बाहर से हमारे यहां आय आ रही है, जीएनपी तब निकलती है जब हम जीडीपी में उस आय को जोड़ते हैं जो विदेशों से भारतीय लेकर के अपने देश में आ रहे हैं, और उस आय को, देखो माइनस का निशान है, घटा देते हैं जो देश से विदेशी लेकर के बाहर जा रहे हैं। अर्थात जो हमारी जीएनपी है ना, यह एक नागरिक केंद्रित अवधारणा है। यह क्या है? नागरिक केंद्रित अवधारणा है, भूगोल केंद्रित अवधारणा नहीं है, यह नागरिक केंद्रित अवधारणा है। जीडीपी क्या थी? भूगोल केंद्रित उत्पादन अवधारणा थी। उत्पादन कहां होना चाहिए यह मायने रखता है, उत्पादन कौन कर रहा है यह मायने नहीं रखता है। लेकिन जीएनपी कहती है नहीं, हम तो नागरिक केंद्रित अवधारणा है, उत्पादन कौन कर रहा है हम इस पर नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। उत्पादन किसने किया हम इसकी बात कर रहे हैं। ये रही जीडीपी की, जीएनपी की परिभाषा। अब जीएनपी की कैलकुलेशन करते वक्त कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। एक लाइन की है, याद करना है, कॉन्सेप्ट इतना ही है, ठीक। यहां से सवाल बनते हैं। तो जीएनपी की जब हम गणना करते हैं तो कुछ बातें ध्यान रखते हैं, और बातें ये ध्यान रखते हैं, 4-5 बातें हैं, जिसमें पहली बात बता रहा हूं। जब भी जीएनपी की गणना करते हैं तो अंतिम वस्तुओं की बाजार कीमत ही लेते हैं, ठीक। यानी ये बोतल बना रहे हैं, तो जब बोतल बन जाएगा पानी का, इसकी जो मार्केट प्राइस होगी इसकी ही गणना करते हैं। ये नहीं कि एक बार बोतल कर दिया, अच्छा 10 रुपये का बोतल है, फिर इसमें ढक्कन लगा है, एक बार इसकी गणना कर लिए, तो इसमें जो मध्यवर्ती वस्तुएं लगी हैं, जो कागज लगा है, प्लास्टिक लगा है, ढक्कन लगा है, इसकी अलग अलग गणना नहीं करते हैं। क्योंकि मान लो अगर ऐसा करने लगे तो एक्चुअल में बोतल कितने का है? 10 रुपये का। प्रोडक्शन कितने का हुआ? 10 रुपये का हुआ। तो ठीक है, अंतिम वस्तु के रूप में गणना कर लिए, ठीक है। अब मान लो अगर उसके पहले किसी अलग कंपनी में ढक्कन बनता है, पेपर बनता है, किसी अलग प्लांट में पानी बनता है, किसी अलग प्लास्टिक बनता है, पता चला 2 रुपये का ढक्कन हो गया, 3 रुपये का पानी हो गया, 2 रुपये का कागज होगा, प्लास्टिक को 8 रुपया भी जोड़ लिए हम। तो 8 रुपया पहले जोड़ लिए, फिर 10 रुपया जोड़ लिए, तो 18 रुपये हो जाएगा, तो जीएन बढ़ जाएगा। इसलिए हम मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं जोड़ते हैं, अंतिम वस्तुओं को जोड़ते हैं। अंतिम वस्तु मतलब या पानी का बोतल मार्केट में सामने आया तो इसको लेंगे। इसमें बनने वाली पिछले चरण में जो उत्पादन हुआ है उसको हम नहीं लेंगे, उसका काउंट नहीं करते। समझ में आ गई बात? अर्थात जीएनपी की गणना करते वक्त केवल अंतिम वस्तुओं की बाजार कीमतें ही ली जाती हैं, क्योंकि जितने भी पदार्थ होते हैं जो उपभोक्ता तक पहुंचते हैं को कई प्रोसेसिंग के चरणों से गुजरते हैं। अगर हर चरण पर हम उनकी कीमत लेने लगेंगे तो कई बार राष्ट्रीय उत्पाद बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए याद रखना, जीएनपी की गणना करते वक्त पहली बात सिर्फ और सिर्फ अंतिम वस्तुओं को ही लेते हैं, अंतिम वस्तुओं की ही गणना करते हैं। बात नंबर 1 जो ध्यान में रखने वाली है। बात नंबर 2, जीएनपी की जब भी गणना करते हैं तो मुफ्त की वस्तुओं और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक। शामिल इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी बाजार कीमत का ठीक से अंदाजा नहीं होता है। अब कहोगे मुफ्त की वस्तुएं बाजार की क्या होती हैं? तो जैसे मान लो मां अपने बच्चे को पालती है, मां अपने बच्चे को पालती है, तो मां अपने बच्चे से कोई पैसा लेती है? नहीं लेती है। तो मां को बच्चे के पालने में कीमत तो इसकी भी होनी चाहिए, लेकिन सच तो यह है, यह इतनी अनमोल चीज है कि इसकी कीमत दुनिया में कोई लगा ही नहीं सकता। फिलहाल अगर हम आर्थिक नजरिए से बात करें तो मां अपने बच्चे को पालती है, इसकी भी एक कीमत बनती है, लेकिन इसकी गणना हम नहीं करते हैं। मैं ये आर्थिक नजरिए से कह रहा हूं, मानवीय नजरिए से, सच के नजरिए से मां जो बच्चे की पालती है इसकी कीमत इस धरती से लेकर के स्वर्ग तक कोई चुका ही नहीं सकता। फिलहाल आर्थिक नजरिए से जब देखते हैं तो मां को बच्चे को पालती है, यह मुफ्त का काम है। अध्यापक अपने पुत्र को पढ़ाता है, मुफ्त का काम है। मान लो कोई संगीतकार है, अपने मित्रों को बैठ करके संगीत सुना रहा है, तुम लोग भी ग्रुप में बैठते होगे, तो कोई गाना गाने वाला होगा तो गाना गाने लगता होगा, तो पैसा थोड़ा मांगता है। लेकिन ये सब भी तो काम है, लेकिन ये सेवाएं मुफ्त में दी जा रही है, इसलिए इनकी जीएनपी में गणना नहीं करते हैं।
साथ साथ जीएनपी में ऐसे सौदों की गणना नहीं की जाती जो 40 वर्ष के उत्पादन से प्राप्त नहीं होते हैं। मान लो पिछले वर्ष कोई उत्पादन हुआ है लेकिन बार बार उसकी खरीद बिक्री इस साल की जा रही है, तो उसकी जीएनपी में गणना नहीं की जाती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हूं, अगर मार्केट में पुरानी वस्तुएं खरीदी बेची जा रही हैं जिसका उत्पादन इस वर्ष नहीं हुआ, तो उसकी गणना जीएनपी में नहीं होगी। जो पुरानी कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं उनकी गणना नहीं होगी। जो ऋण पत्र हैं उनकी गणना नहीं होगी। मान लीजिए आपने परिसंपत्तियां खरीदा है, आपने जमीन मकान खरीदा है, इनकी पुरानी परिसंपत्तियां हैं, इनके खरीदने बेचने से लाभ हानि हो रहा है, तो उसकी जीएनपी की गणना नहीं की जाती है। अब कहोगे क्यों नहीं करते हैं? दरअसल इनकी से कोई राष्ट्रीय उत्पादन थोड़ा बढ़ा है। किस पुरानी संपत्ति है, पुरानी कंपनी है, जाहिर सी बात है जिस साल वो कंपनी बनी होगी, लगी होगी, उस साल तो उसकी गणना हो ही चुकी होगी। अब हम बार बार उसी पुराने का गणना करेंगे, फिर हमारे पास आर्थिक उत्पादन की भ्रामक तस्वीरें उपस्थित हो जाएंगी। साथ साथ जितनी भी सामाजिक सुरक्षा के अधीन जो पेमेंट प्राप्त होता है, सरकार जो पैसा देती है, जैसे बेरोजगारी भत्ता, बीमा भत्ता, बुढ़ापे में प्राप्त होने वाली पेंशन, सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त होने वाली कुछ ब्याज, ठीक, इनको भी जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इन्हें प्राप्त करने के बदले जो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है वह कोई सेवा प्रदान नहीं कर रहा है, इसलिए इसे भी जीएनपी में हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एक बात और, यदि मान लीजिए पूंजी संपत्तियां हैं, जैसे जमीन है, मकान है, अगर इन पूंजी परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण जो लाभ हानि होती है, पिछले साल 10 लाख का घर खरीद लिया था, उसी घर को इस साल बेच दिया 15 लाख में क्योंकि रियल एस्टेट की कीमत बढ़ गई है, तो वो 5 लाख रुपया जीएनपी में काउंट नहीं होगा। समझ में आ गई बात? जैसे मान लीजिए यदि किसी मकान या भूमि का मूल्य महंगाई के कारण बढ़ गया हो, तो उसे बेचने से जो लाभ होगा वह जीएनपी के में काउंट नहीं होगा। लेकिन यदि मान लीजिए किसी ने मकान बनवाई है, पिछले साल बनवाई थी, इस साल 1 फ्लोर और बढ़ा दिया, और 1 फ्लोर और बढ़ाने के कारण जो उसका मूल्य बढ़ेगा वह जीएनपी में काउंट होगा। इसलिए काउंट होगा क्योंकि 1 फ्लोर और बढ़ा देने से उसने उत्पादन कर लिया, एक बिल्डिंग का उत्पादन कर लिया। मान लीजिए कोई जमीन किसी ने लिया है, उसको खरीद बेच रहा है, वो जीएनपी में नहीं जुड़ेगा, लेकिन उसी जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन करवा दिया, उसके कारण जो मूल्य बढ़ रहा है वो जीएनपी में जुड़ेगा। समझ में आ गया? अर्थात जीएनपी में वही वस्तुएं जुड़ती है, वही आर्थिक क्रियाएं जुड़ती हैं जो आर्थिक उत्पादन का हिस्सा हो। साथ ही साथ जीएनपी में अवैध क्रियाओं से प्राप्त होने वाले आय को नहीं जोड़ा जाता है। जैसे कालाबाजारी और तस्करी से जो वस्तुएं खरीदी जाती है उसे जीएनपी में नहीं जोड़ा जाता है। न जोड़ने की 2 वजहें हैं, एक तो इन्हें मान्यता ही नहीं है और दूसरे इनके आंकड़े भी प्राप्त नहीं होते हैं। भाई कालाबाजारी है, तस्करी है, तो आंकड़ा कहां से प्राप्त होगा? तो यह विशेष ध्यान रखा जाता है जीएनपी में। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं एनएनपी की, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यह जीएनपी से ही जुड़ा हुआ है, उसी का अगला चरण है। जीएनपी में हमने क्या कहा था? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या कह रहा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यानी यहां भी वही डिप्रेसिएशन, मूल्यह्रास, मशीनों के घिसावट, टूट फूट की कहानी आएगी। तो आइए, शुद्ध तो निकालना पड़ेगा भाई, आंकड़े हैं, आंकड़ों में शुद्धता जरूरी है। तो जब हम बात करते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी की, तो पुनः आती है मूल्यह्रास की कहानी। एक बार फिर से आपको मूल्यह्रास बता देते हैं, डिप्रेसिएशन बता देते हैं। देखो होता क्या है कि जब भी उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है जिसमें कुछ संयंत्र घिस जाते हैं, कुछ मशीनें टूट जाती हैं, कुछ मशीनें खराब हो जाती हैं, और कभी कभी प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण कुछ मशीनरी अप्रचलित हो जाती है, और
जब मशीनें टूट जाएंगी, घिस जाएंगी तो इनकी मरम्मत करनी पड़ेगी। जब मशीनें अप्रचलित हो जाएंगी तो इनमें बदलाव करना पड़ेगा। इस मरम्मत और बदलाव में पैसा खर्च करना पड़ेगा, और जो पैसा खर्च किया जाता है उसे ही हम डिप्रेसिएशन कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। अब हमने निकाली थी जीएनपी, वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद था। अब मान लीजिए किसी राष्ट्र ने 100 रुपये की जीएनपी बनाई है और उसकी मशीनों की घिसावट और टूट फूट में ही 20 रुपये खर्च हो गए हैं। यानी उस 100 रुपये की जीएनपी को लाने में जो 20 रुपये की मशीनों की टूट फूट और घिसावट हुई है, इनकी भी भरपाई तो यहीं से करनी होगी। यानी यह 100 रुपये की जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नहीं हो सकता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तब होगा जब इस 100 रुपये की जीएनपी से इस 20 रुपये के अर्थात मूल्य ह्रास को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। मशीनों के टूट फूट पर जो पैसा खर्च किया है उसे घटा देंगे। अब जो निकलेगा वो शुद्ध होगा, नेट होगा, अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा, जिसे हम एनएनपी कहते हैं। तो बात वही निकल करके आई कि एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन। जब हम सीधी लाइन में याद रखिएगा, जब हम जीएनपी में से डिप्रेसिएशन को, मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो जो भी निकलता है वही क्या कहलाता है, वही एनएनपी कहलाता है। अब ये जो एनएनपी हम निकालते हैं वो दो चीजों पर निकालते हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पर। हमने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया मार्केट प्राइस, ठीक, और फैक्टर कॉस्ट थोड़ी देर पहले समझाया था। बाजार में कोई वस्तु जब खरीदने जा रहे हैं, जितने पर खरीद रहे हैं वो मार्केट प्राइस है। इस मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स जरूर जुड़े हुए हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट किसी भी वस्तु के उत्पादन की जो एक्चुअल लागत है वो फैक्टर कॉस्ट है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं जुड़े हुए हैं। यानी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दीजिए, लेकिन कुछ वस्तुओं के उत्पादन पर सब्सिडी भी मिलती है तो सब्सिडी जोड़ दीजिए। यानी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दीजिए, सब्सिडी को जोड़ दीजिए, तो फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है, एक्चुअल उत्पादन लागत निकल जाती है, उत्पादन कारक निकल जाता है, जिसे हम साधन लागत भी कहते हैं। तो जो एनएनपी हमने निकाली, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमने निकाला, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो हमने निकाला, यह दो कीमतों पर निकालते हैं कि आखिर मार्केट प्राइस पर हमारा एनएनपी कितना है और फैक्टर कॉस्ट अर्थात साधन लागत पर हमारा एनएनपी कितना है। तो सीधी सी बात है, जब हम एनएनपी को, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को मार्केट प्राइस पर निकालते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, जो हमने जीएनपी निकाली है मार्केट प्राइस पर, उसमें से हम डिप्रेसिएशन को घटा देते हैं, मूल्यह्रास को घटा देते हैं, क्योंकि फार्मूला यही है, जीएनपी में से डिप्रेसिएशन घटाओगे एनएनपी निकल जाएगा। यही तो हमने बताया, देखो जीएनपी में से डिप्रेसिएशन घटाया, एनएनपी निकल गया। अब यही एनएनपी हम मार्केट प्राइस पर यहां निकालना चाह रहे हैं, तो सीधी सी बात है, मार्केट प्राइस पर जो जीएनपी आई है उसमें से डिप्रेसिएशन को घटा दो तो एनएनपी निकल जाएगा मार्केट प्राइस पर, यानी बाजार कीमतों पर एनएनपी निकल जाएगा। बात नंबर 1 क्लियर हो गई। दूसरी बात है कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट, यहां एट इसी में जुड़ गया है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी, यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, या यूं कहिए कि फैक्टर कॉस्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, या यूं कहिए एक्चुअल में उत्पादन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। तो उसके लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फैक्टर कॉस्ट पर जो शुद्ध उत्पाद होता है वह क्या होता है, जिसका फार्मूला है एनएनपी। जब फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो एनएनपी मार्केट प्राइस पर हमने निकाला है, जो हमको एनएनपी मार्केट प्राइस पर मिली है, उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं।
हमें यहां एनएनपी मार्केट प्राइस पर कैसे मिली थी? जब हम जीएनपी मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन को घटा दिए थे तो एनएनपी मार्केट प्राइस निकल गई थी। अब जो एनएनपी मार्केट प्राइस निकली है, उस एनएनपी मार्केट प्राइस में से सरकार का जो एक साल का टोटल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेज है, उसको घटाते हैं और सरकार ने जो सब्सिडी दी है उसको हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए एनएनपी मार्केट प्राइस पर निकली है किसी देश में 100 रुपए की, ठीक, और उस देश में कुल इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है 20 रुपए का, 30 से घटाएंगे, और उस देश ने 10 रुपए की सब्सिडी दी है। मान लीजिए किसी देश में एनएनपी मार्केट प्राइस पर निकली है 100 रुपए, उस देश का एक साल का कुल इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है 20 रुपए, और उस देश ने एक साल में कुल सब्सिडी दी है 10 रुपए की। तो हम क्या करेंगे? जो एनएनपी मार्केट प्राइस पर निकली है 100 रुपए, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे, यानी 100 रुपए में से 20 रुपए घटा देंगे, बचा कितना? 80 रुपए, प्लस 10 रुपए की जो सब्सिडी दी है उसे जोड़ दिया, यानी हो गया कितना? 90 रुपए। यानी उस देश का जो एक्चुअल फैक्टर कास्ट पर एनएनपी है वह कितना है? 90 रुपए। और यह जो फैक्टर कास्ट पर एनएनपी है ना, यही किसी देश की एक्चुअल में राष्ट्रीय आय है, यही किसी देश में की एक्चुअल में राष्ट्रीय आय है। तो फैक्टर कास्ट पर जो एनएनपी निकलती है वही किसी देश की एक्चुअल में नेशनल इनकम है। यानी जहां से बात हम शुरू किए थे नेशनल इनकम की, अगर हम मैथमेटिकली उस नेशनल इनकम को समझें तो हम कह सकते हैं किसी भी देश की जो नेशनल इनकम होती है वह एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं, और इसे ही हम कहते हैं कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या इसे ही हम जो कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, यही हमारी राष्ट्रीय आय है। यानी राष्ट्रीय आय निकालने का फार्मूला ये आपके सामने निकल करके आया। फार्मूला यूपीएससी में नहीं पूछा जाता, मैं फार्मूला इसलिए बता दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। तो नेशनल इनकम को जब भी निकालना होता है तो एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी कर देते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय आय है उसे ही हम कारक लागत पर, फैक्टर कास्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। यह हमारी नेशनल इनकम समझ में आ गई। अब आप लोग, कुछ लोग पूछते हो कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी नेशनल इनकम है उसमें हम अपनी टोटल पॉपुलेशन से भाग दे देते हैं। अब जैसे मान लो 2022-23 में निकालना है, तो 2022-23 के मिड ईयर में यानी छठे महीने में जितनी हमारी पॉपुलेशन है, अर्थात मिड ईयर पॉपुलेशन से भाग दे देते हैं, मिड ईयर पॉपुलेशन से भाग दे देते हैं, मध्य वर्ष की जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो निकल जाता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो ये कहानी रही नेशनल इनकम और उसके कॉन्सेप्ट की। जरूरी है ये सब जानना प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स फोकस ये वीडियो है, मुझे उम्मीद है ये पसंद आया। थोड़ा सा जटिल है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, और अगर समझ में आ गया तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, क्योंकि आखिर हमारा उद्देश्य है आप सबको समझाना, आप सबको पढ़ाना, आप सबको बनाना, आप सबको सफल कराना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार।